हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स द रियल लाइफ में आपको स्वागत करता हूं। जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग कि मैकेनिक्स में इलास्टिसिटी में पढ़ा रहे थे और इलास्टिसिटी का ये थर्ड लेक्चर है। ठीक, मैंने सेकंड लेक्चर डाल रखा है क्योंकि मैंने जीरो से स्टार्ट किया था, तो हमारा क्या है, थर्ड लेक्चर है। और इसमें मैं करने क्या जा रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की बात करने जा रहा हूँ। ठीक, पीछे हम लोगों ने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए थे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद शियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक, अब इसमें थ्योरम्स की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, तो देखिए जो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है लगभग सब में ये थ्योरम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है और लगभग सभी किताबों में दिया भी है। ठीक, और स्पेशली आप लोग जानते हैं कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कोर्स पढ़ाता हूँ, तो इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये कई बार पूछा गया है। ठीक, और इसमें से एक थ्योरम इस बार भी आने की प्रोबेबिलिटी है, उसमें एक थ्योरम के आने की प्रोबेबिलिटी है इस बार। तो वही दोनों थ्योरम्स मैं कराने जा रहा हूँ, इसमें दो थ्योरम्स है, दोनों थ्योरम मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक, देखिए जो हमारी पहली थ्योरम है वो ये है। ठीक, पहली थ्योरम में दिया क्या गया है, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 2013 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है, 2016 के बाद नहीं पूछा गया है। ठीक, तो जानते हैं कि 2016 के बाद 2019 तक तो ठीक है पेपर हुआ था, 2019 के बाद से 20, 21, 22 में पेपर थोड़े डिस्टर्ब रहे, 23, 24 में नहीं पूछा गया है। ठीक, तो अब की बार इस थ्योरम के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है पहले वाली की, क्योंकि इसके बाद जो दूसरी थ्योरम मैंने लिख रखा है ये वाले 2018 में पूछी गई, तो 2018 और 2024 में पूछी गई, तो 2024 में आई तो 25 में तो नहीं आ सकती, कंफर्म है, ये वाली थ्योरम तो नहीं आएगी। तो ये जो पहली वाली है ये आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसको ध्यान दीजिएगा। इस थ्योरम में बताया पूछा क्या गया है, क्या कहा गया है, देखिए ध्यान से। प्रूव द इक्विवेलेंस ऑफ शियर स्ट्रेन टू अ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन, ठीक, एट राइट एंगल्स टू ईच अदर एंड एच इक्वल टू हाफ द शियर स्ट्रेन। ये थ्योरम को समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसमें कहा यह गया है कि शियर स्ट्रेन है हमारे पास, मान लेते हैं शियर स्ट्रेन थीटा। ठीक, अब शियर स्ट्रेन को किसके इक्विवेलेंट शो करना है, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंस के इक्विवेलेंट शो करना है। दोनों राइट एंगल पे होंगे और इन दोनों की वैल्यूज कितनी होगी, ईच हैव द वैल्यू ऑफ हाफ द शियर स्ट्रेन, मतलब इन दोनों की वैल्यूज कितनी आनी चाहिए, θ/2 के बराबर। ये किसकी वैल्यू मैंने लिखा हुआ है, टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेन, ये दोनों अगर राइट एंगल्स पे हैं तो इनकी वैल्यू θ/2 आनी चाहिए, जहाँ पे θ/2 क्या है, सॉरी थीटा क्या है, शियर स्ट्रेन है। ठीक, तो ये हमको प्रूव करना है। मैं इसको लिख देता हूँ, एक फॉर्मूला बना करके लिख देता हूँ ताकि आप लोग क्लियर हो जाए कि क्या निकालना है। आप लोगों को निकालना है टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू कंप्रेसिव स्ट्रेन। ठीक, इज इक्वल टू शियर स्ट्रेन बाई 2, ये प्रूफ करना है, या 1/2 शियर स्ट्रेन, ये प्रूफ करना है, जहाँ पे शियर स्ट्रेन को मैं क्या मान रहा हूँ, थीटा। ठीक, थीटा मतलब ये दोनों क्या आने चाहिए, θ/2 और θ/2। एक चीज़ और आता है, इसी चीज़ को अगर आप लोग दूसरी तरह से देखेंगे तो कई बार एक तरह से क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है अदर यूनिवर्सिटीज में कि प्रूफ करने के लिए दे देगा टेंसाइल स्ट्रेन प्लस कंप्रेसिव स्ट्रेन इज इक्वल टू शियर स्ट्रेन। ठीक, और यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर दोनों θ/2 और θ/2 होंगे तभी ये दोनों सम करने पर क्या आएगा, शियर स्ट्रेन थीटा के बराबर आएगा। ठीक, तो यहाँ से भी चीज़ प्रूव हो जाती है। तो इन दोनों में से कोई भी देके पूछा जा सकता है, तो जो ऊपर लिखा गया है उसका मतलब ये पहला वाला लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे ये दे करके भी पूछा जा सकता है, टेंसाइल स्ट्रेन प्लस कंप्रेसिव स्ट्रेन इज इक्वल टू शियर स्ट्रेन आना चाहिए। ठीक, अब देखिए करते क्या है, इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो इसको प्रूव करने के लिए हमको लेना होता है एक क्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक क्यूब था जिसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में ले रहा हूं, नाम दे रहा हूं मैं ABCD। ठीक, अब इस क्यूब के अपर सरफेस पे टेंजेंशियल फोर्स लगाया जाता है, टेंजेंशियल फोर्स F अगर इधर की तरफ अप्लाई किया गया है ऐसे F, तो क्या होगा,
ये अपर सरफेस, नीचे वाला सरफेस इसका फिक्स्ड है, ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला सरफेस जो क्या है फिक्स्ड है, और अपर सरफेस टेंजेंशियली फोर्स लगाया जा रहा है अपर सरफेस पे, तो ये टेंजेंशियली मूव करेगा आगे की तरफ, ठीक। अब इसमें कुछ देर बाद क्या होगा, जब ये फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसमें होगा क्या कि जो अपर सरफेस है थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। अब कितना डिस्प्लेस हुआ, तो मान लेता हूँ कि डिस्प्लेस होने के बाद ये मैंने रेड से मार्क किया हुआ है, मैंने माना कि डिस्प्लेस होने के बाद क्या है, अपर वाले सरफेस की कंडीशन ये हो गई, ठीक। इसको मैं कह रहा हूँ, इस एंड को मैं बोल रहा हूँ बी डैश, ठीक। तो ये बी डैश सी हो गया, इसको ए को ए डैश की पोजीशन मान लेता हूँ। मतलब जो हमारा क्यूब था, क्यूब किस तरह से शिफ्ट होकर बन गया, ए डैश बी डैश सी डी हो गया, ठीक। ये जो एंगल है ये हमारा थीटा एंगल है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा, ठीक। अब देखिए इसमें कहा क्या गया थ्योरम में, इसमें हुआ क्या एक्चुअल में, देखिए हुआ क्या, जो हमारा डायगोनल था, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि आप लोगों को क्लियरिटी बनी रहे। जो हमारा डायगोनल है डी बी और ए सी, इन डायगोनल्स की लेंथ चेंज हुई, ये मैंने पिंक से मार्क किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। जो डी बी डायगोनल है इसकी लेंथ चेंज हुई, और इसकी लेंथ चेंज होकर के हुआ क्या है, ये ऐसे आ गया, ठीक। यानी डी बी डैश जो डायगोनल था ये चेंज होकर क्या हो गया, डी बी डैश। उसी तरह से जो हमारा ए सी डायगोनल था, ये ए सी डायगोनल कंप्रेस होकर के और कुछ ऐसे हो गया, ठीक। जो पिंक से मैं मार्क किया हुआ क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों डायगोनल्स पहले थे ए सी और डी बी, बाद में क्या हो गया, जो ए सी था वो ए डैश सी हो गया, और जो डी बी था वो क्या हो गया, बी डैश सी हो गया, सॉरी बी डैश डी के बराबर हो गया, ठीक। अब इसमें एक चीज़ आप सब देख पा रहे हैं ध्यान से कि जो हमारा डी बी डायगोनल था ये इंक्रीज किया गया है या इंक्रीज हुआ है, ठीक। मतलब इसमें टेंशन लगा होगा और ये एक्सटेंड किया हुआ है ये डायगोनल, और दूसरा वाला डायगोनल क्या हुआ है, कंप्रेस हुआ है। तो हम इसमें क्या निकाल पाएंगे, जो डी बी हमारा डायगोनल है इसके अक्रॉस क्या निकाल पाएंगे हम लोग, टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन इसमें निकलेगा। और जो हमारा ए डैश सी है यानी कि जो हमारा डायगोनल कंप्रेस हुआ है इसके अक्रॉस क्या निकाल पाएंगे हम लोग, कंप्रेसिव स्ट्रेन, ठीक। अब देखिए स्ट्रेन के लिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो कैसे कैसे करेंगे इसको, फिर से मैं इसको रेड कर लेता हूँ पेन को अपने। अगर मैं ध्यान से देखिएगा बी से डी बी डैश पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करूं कुछ ऐसे, तो हमारा जो डी बी होगा और इसको मैं बोल दे रहा हूं एम, ठीक। इसी तरह से यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करूं ऐसे, ठीक, तो ध्यान से देखिएगा जो डी बी था उसी के बराबर डी एम होगा हमारा, ठीक। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद जो हमारा डी बी है किसके बराबर हो जाएगा, डी एम के बराबर, ठीक। और जो हमारा चेंज हुआ है इसका लेंथ, मतलब ए सी पे जो परपेंडिकुलर मैं जो ड्रा किया हूँ उससे क्या हो जाएगा, ए डैश सी जो होगा इसको मैं एन मान लेता हूँ, ठीक। तो हमारा जो ए डैश सी होगा किसके बराबर हो जाएगा, एन सी के बराबर, ठीक। ये ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैं एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे, मैं एक करने जा रहा हूँ, मैं एक करने का मतलब टेंसाइल स्ट्रेन में निकालूंगा, सेम एज कंप्रेसिव स्ट्रेन निकल जाएगा, ठीक। टेंसाइल स्ट्रेन निकालूंगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेन ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ऑटोमेटिक निकलना मतलब प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, जैसे ये निकालूंगा वैसे निकलेगा, ठीक। तो सिमिलरली करके निकाला सकता है, या हम इसको निकाल लें, कंप्रेसिव स्ट्रेन को निकाल लें और सिमिलरली करके इसको लिख दें, टेंसाइल को निकाल लें, टेंसाइल को लिख दें। तो टेंसाइल को निकालना आसान है थोड़ा सा, कंप्रेसिव भी निकालना आसान, उतना बहुत टफ नहीं है, बट कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार लड़कों को, तो इसको समझाना आसान रहता है थोड़ा सा। यहाँ पे करने क्या है मुझे, अब यहाँ पे ये चीज़ें तो क्लियर हो गई, फिगर क्लियर आउट हो गया, हमको निकालना क्या है चीज़, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेन की बात कर रहे हैं हम लोग, ये चीज़ पहले थ्योरम में स्ट्रेन है, जो दूसरा थ्योरम है उसमें स्ट्रेस है, ये चीज़ ध्यान देखिएगा। तो स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेन कितना होता है, मैं इस पेज को शिफ्ट कर रहा हूँ ऊपर की तरफ,
टेंसाइल स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होगी। इसके लिए आपको क्या निकालना होता है, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। ठीक, ये निकालना होता है हमको। अब देखिए इंक्रीज इन लेंथ कहाँ से मिलेगा, हमारा जो डायगोनल था पहले डीबी था, बाद में क्या हो गया डीबी डैश, यानी कि डीबी डैश में से अगर हम डीबी को माइनस कर दें तो इंक्रीज इन लेंथ मिल जाएगा हमको। तो हम इंक्रीज इन लेंथ पहले निकालेंगे, फिर इसके बाद इनिशियल लेंथ निकालेंगे। और सबसे खास बात यह है कि हमको यहाँ पे एंगल्स के टर्म में निकालना पड़ेगा। ठीक, तो इसको मैंने क्या माना हुआ है, थीटा एंगल माना हुआ है। अब देखिए सिंपल सा है क्या, अगर इस थीटा एंगल को मैं बहुत छोटा मानूं, ये ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ यहाँ पे केयर करने वाली है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, उस केस में क्या होगा, जो हमारा एंगल बी बी डैश एम है ये ऑलमोस्ट इक्वल टू होगा 45 डिग्री। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये एंगल कितना बना होगा, पहले डी बी सी को अगर देखेंगे तो 45 डिग्री रहा होगा, यानी कि ये वाला एंगल जो है हमारा ये कितना रहा होगा 45 डिग्री। अगर हम लोग इस इंक्रीमेंट को बहुत छोटा मानते हैं, मतलब मैंने इसको बड़ा क्यों बनाया ताकि हमको फिगर क्लियर आउट रहे, फिगर क्लियर रहे तो ज़्यादा समझाने में आसान होता है। तो ये 45 डिग्री था, अगर मैं थीटा को बहुत कम मानना हो तो ये थीटा कहीं यहाँ पर आया होगा ऐसे, ये वाली लाइन कहीं यहाँ रही होगी ऐसे। अब अगर ऐसे है तो इस केस में क्या होगा, ये जो एंगल बना है बी बी डैश एम ये भी लगभग 45 डिग्री के बराबर ही होगा। तो ये चीज़ मैंने लिख दिया स्मॉल एंगल के लिए। ठीक, अब देखिए हमको निकालना क्या था, इंक्रीज इन लेंथ, तो मैं इसे निकाल लेता हूँ। इंक्रीज इन लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने अभी बताया डी बी डैश माइनस डी बी। ठीक, और यहाँ पे ध्यान दीजिए डी बी जो है डी एम के बराबर है, पहले ही मैंने लिख रखा है डी बी किसके बराबर है, डी एम के बराबर। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी बी डैश माइनस डी एम। अब डी बी डैश माइनस डी एम करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, एम बी डैश। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फाइनली, एम बी डैश। ध्यान दीजिएगा ये, अब इस एम बी डैश की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो इस एम बी डैश की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग किस ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, बी एम बी डैश ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक चीज़ कि इस एंगल को मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा क्या है, लगभग 45 डिग्री के बराबर है। तो एंगल के सामने जो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया वो परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक, या लाइन जो खींची इसको मैंने परपेंडिकुलर बोल दिया, ये ऊपर वाला हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक, मैं लिख दे रहा हूँ छोटा छोटा, ये पी हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूस, और ये क्या हो जाएगा बेस। ठीक, हमको निकालना क्या है बेस, और हमको पता क्या है बी बी डैश मतलब हाइपोटेन्यूस। तो अब इन दोनों में रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे, बेस और हाइपोटेन्यूस में। तो बेस और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, पी बी पी अपॉन एच एच बी। बेस और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन क्या है, कास्ट थीटा, ये साइन होता है कास्ट टेन, तो कास्ट थीटा होता है। तो मैं यहाँ से करने जा रहा हूँ कास्ट 45, ये एंगल कितनी 45 डिग्री, तो मैं यहाँ से लिख लूँगा फ्रॉम ट्रायंगल बी एम बी डैश कास्ट 45 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि बेस क्या है यहाँ पे एम बी डैश अपॉन हाइपोटेन्यूस बी बी डैश। ठीक, या यहीं से क्या आ जाएगा, एम बी डैश की वैल्यू हमको चाहिए, एम बी डैश की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से दैट सिंप्लाइज करके। एम बी डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, बी बी डैश इंटू कास 45 डिग्री, या इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम बी डैश की जो वैल्यू आएगी, अब कास 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ बी बी डैश अपॉन स्क्वायर रूट 2। ठीक, ये हमको किसकी वैल्यू मिल गई, एम बी डैश की वैल्यू। और एम बी डैश एक्चुअल में है क्या, इंक्रीज इन लेंथ,
ध्यान से देखिएगा ये चीज़ कि यहाँ पे क्या है, इंक्रीज इन लेंथ एम बी डैश था और उसकी वैल्यू मैंने निकाल लिया क्या, बी बी डैश अपॉन स्क्वायर रूट 2। ये थोड़ा सा नीचे आप लोग को दिख नहीं पा रहा होगा, इसको मैं मूव करता हूँ पूरा। क्योंकि मुझे फिगर भी चाहिए इसलिए मैं इसको छोटा बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ तक आपको कन्फर्म हुआ होगा, ठीक। अब देखिए एम बी डैश की वैल्यू हमको मिल चुकी, अब हमको क्या फाइंड आउट करना होगा, इनिशियल लेंथ। इनिशियल लेंथ भी हमको एंगल के टर्म में ही चाहिए। अब सबसे खास बात तो ये है, तो इनिशियल लेंथ कितनी थी इसकी, डी बी के बराबर। इनिशियल लेंथ डी बी के बराबर है। अब डी बी की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देखिएगा। तो डी बी की वैल्यू निकालने के लिए अगेन फिर हम लोग यही फार्मूला यूज़ करेंगे, ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो ये एंगल कितना है 45 डिग्री, इसके आगे ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये वाला हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। अब देखिए फिर से मैं यही करने जा रहा हूँ, कास अब की बार क्या ले लेता हूँ, फ्रॉम ट्राइंगल DBC, ठीक, ध्यान दीजिएगा। DBC, ठीक। DBC से क्या आ जाएगा हमारे पास, cos 45, cos 45 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आ जाएगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूस। तो फिर से बेस क्या होगा हमारा BC और हाइपोटेन्यूस DB, यानी कि BC अपान DB, ठीक। अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास हमको क्या चाहिए, इनिशियल लेंथ यानी कि DB की वैल्यू। अब DB की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, DB इज इक्वल टू BC अपान cos 45। अब cos 45 की वैल्यू अगेन 1/2, सॉरी 1/√2। 1/√2 जब रखेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, मैं यहीं से लिख दे रहा हूँ, दैट्स इम्प्लाइज DB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ BC, ठीक। और DB क्या था हमारा, एक्चुअल लेंथ मतलब इनिशियल लेंथ। हमको दोनों चीज़ें मिल गई, इंक्रीज इन लेंथ मिल गया और इनिशियल लेंथ मिल गया। अब इन दोनों को उठा के टेंसाइल स्ट्रेन वाले फार्मूले पर रख देता हूँ मैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, टेंसाइल स्ट्रेन जो आएगा हमारा, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू इंक्रीज इन लेंथ MB डैश अपान DB इज इक्वल टू, MB डैश की वैल्यू कितनी है, BB डैश अपान √2 होल टोटल अपान, ठीक से लिख देता हूँ इसको मैं ऊपर करके लिख रहा हूँ, BB डैश अपान √2 होल टोटल अपान √2 BC, ठीक। अब देखिए इसके अपान 1 कर सकता हूँ तो ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेन की वैल्यू √2 से √2 मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, यानी 1/2 BB डैश अपान BC। अब देखिए फिर से फिगर पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारे पास BB डैश अपान BC आया, ये है क्या, ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो BB डैश क्या है, इस थीटा के लिए देखिएगा, अब थीटा के आगे BB डैश परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर है, और ये क्या हो गया, CB डैश जो है हाइपोटेन्यूस है और CB क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर अपान बेस आया हुआ है फिर से हमारे पास। तो परपेंडिकुलर अपान बेस क्या होता है, tan थीटा, यानी कि जो BB डैश अपान BC है इसको मैं क्या ले सकता हूँ, थीटा के टर्म में tan थीटा ले सकता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ tan थीटा। और आप लोग जानते हैं कि अगर हम थीटा की वैल्यू वेरी स्मॉल लें, यहाँ मैंने पहले लिख लिखा था क्या, थीटा की वैल्यू वेरी स्मॉल ले रहे हैं हम, तो जब थीटा की वैल्यू वेरी स्मॉल लिया जाता है तो tan थीटा को भी क्या लिखा जा सकता है, फॉर स्मॉल थीटा, tan थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, ये लिखा जा सकता है। तो tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेन की जो वैल्यू मिल जाएगी ये क्या मिल जाएगी, θ/2, ठीक। ये हमारा क्या मिला, टेंसाइल स्ट्रेन।
सिमिलरली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेन। ठीक, अब कंप्रेसिव स्ट्रेन भी फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। ठीक, और डिक्रीज इन लेंथ कितना हो जाएगा, ए एन डैश डिक्रीज किया गया है। ठीक, तो इसके लेंथ में कितना डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन लेंथ लेकर के और इनिशियल लेंथ से डिवाइड करके आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, आप लोगों को एग्जाम में निकालने की जरूरत नहीं, ये भी बता दूं। अगर आप लोग इसको कर पा रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेन निकाल दिए हैं, तो सीधे लिखिए सिमिलरली कंप्रेसिव स्ट्रेन इज इक्वल टू θ/2। ठीक, और यहाँ से आप लोग दिखा सकते हैं, जो आप लोग ऊपर जो मैंने थ्योरम लिखा था, तो मैं इसको थोड़ा सा और कंप्रेस करने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा था मैंने, टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू कंप्रेसिव स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेन इज इक्वल टू शियर स्ट्रेन बाई 2। तो शियर स्ट्रेन क्या है, शियर स्ट्रेन इसमें देखिए शियर स्ट्रेन थीटा है। ठीक, कैसे मैं थीटा बोल पा रहा हूँ, तो आप लोग जानते हैं शियर स्ट्रेन का फार्मूला क्या निकाला था पीछे हम लोगों ने, कुछ ऐसे ही करके BB डैश अपान BC करके निकाला था tan थीटा की वैल्यू, और tan थीटा के बाद में हमने थीटा मान लिया था। ठीक, तो वहाँ पे पीछे वाले लेक्चर में देख लीजिएगा, शियर स्ट्रेन मैंने निकाल के बताया हुआ है। तो वहाँ जैसे आया हुआ है वैसे ही यहाँ पे क्या है, थीटा को क्या होगा हमारा शियर स्ट्रेन, तो शियर स्ट्रेन बाई 2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये थ्योरम प्रूफ हुआ। तो यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा ये थ्योरम बता सकते हैं। ठीक, और अगर कभी ऐसे पूछ लिया तो इन्हीं दोनों को ऐड कर दीजिए। यहाँ से देखिए टेंसाइल स्ट्रेन भी 1/2 है, कंप्रेसिव स्ट्रेन भी 1/2 है, दोनों को 1/2 करके ऐड कर दीजिए। ये कितना आ जाएगा, थीटा के बराबर आ जाएगा, यानी θ/2 प्लस θ/2 थीटा के बराबर आ जाएगा। तो ये एक पूरा थ्योरम ऐसे प्रूफ होगा। ठीक, इस डायग्राम को बहुत क्लियर कट देख लीजिएगा, आप लोग वीडियो पॉज करके अच्छे से इसको बना लीजिएगा समझ करके कि क्या क्या किया गया है। इसमें एक चीज़ और है, राइट एंगल्स की बात की गई है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि जब थीटा एंगल हम बहुत छोटा लेंगे तो हमारा जो A'(C) है और B'(D) है, ये दोनों लगभग एक दूसरे से राइट एंगल्स पे होंगे। ठीक, मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो ये हर जगह जो हम बात कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, फार स्मॉल थीटा। चूँकि जब किसी भी मेटेलिक बॉडी पे या किसी भी बॉडी पे हम टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं तो जो ऊपर वाली सरफेस में शिफ्ट होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक, अब बहुत ही कम होने का मतलब क्या है कि सॉलिड बॉडी है तो बहुत ही कम शिफ्ट हुआ, तो उसको हम लोग थीटा को बहुत स्मॉल ले सकते हैं, और उस केस में ये क्या होगा, राइट एंगल्स पे होंगे। ठीक, तो ये हमारा पहले थ्योरम का पूरा प्रूफ था। अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, हमारा जो अगला थ्योरम है। अगले थ्योरम में क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। ये 2014, 18 और 24 में पूछा गया है। ठीक, तो 25 में आने के चांसेस इसके नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए क्योंकि अगले में आ सकता है या आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है इसकी। ठीक, या हो सकता है कि रिपीट कर दे, ऐसा भी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। ठीक, प्रूव द इक्विवेलेंस ऑफ शियर स्ट्रेस टू अ टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस एट राइट एंगल्स टू ईच अदर एंड ईच वन इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस। फिर से देखिए ध्यान से, ये थ्योरम क्या कर रहा है, वहाँ स्ट्रेन के टर्म में था, यहाँ पे क्या है, स्ट्रेस के टर्म में है। तो क्या कहा जा रहा है इसमें कि हमारा जो शियर स्ट्रेस है वो टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस अगर राइट एंगल्स पे हो तो उसके बराबर होंगे। ठीक, और दोनों की वैल्यू कितनी होगी, जो हमारा शियर स्ट्रेस आएगा उसी के बराबर आना चाहिए। ठीक, तो शियर स्ट्रेस का मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं एक क्यूब ले लूँ, यहाँ पर भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग क्यूब में ही लेना पड़ेगा। तो एक क्यूब मैं ले रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा बड़ा फिगर मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो पाए। ठीक, फिगर्स इंपॉर्टेंट है इसमें, ये भी ध्यान दीजिएगा। क्यूब ले रहा हूँ किसने लेंथ का, इसका एक जो साइड का लेंथ हो L में मान रहा हूँ। ठीक, ये मैंने बना लिया क्यूब। अब देखिए इस क्यूब में फिर से मैं एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करूंगा, तो इस क्यूब के एक सरफेस का एरिया कितना होगा, क्योंकि एक लेंथ L है, क्यूब है तो चारों तरफ लेंथ ब्रेड्थ से बराबर होंगे, तो एरिया कितना होगा, जो ए की वैल्यू आएगी वो L स्क्वायर के बराबर आएगी। ठीक, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी लेंथ इंटू लेंथ में L मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक का एरिया इतना आएगा। अगर मैं इस पर एक फोर्स F टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में लगाऊँ, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा टेंजेंशियली फोर्स इसमें लगाया जाएगा तो होगा क्या, अब इसमें जो सरफेसेस हैं उसकी बात की जाएंगी, और चूंकि निकालना क्या है हमको, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस होता क्या है, फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया। ठीक, अब फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया निकालने का मतलब क्या है कि हमको हर जगह क्या निकालना पड़ेगा, F/A की वैल्यू, स्ट्रेस निकालना है ना,
तो एफ बाई ए क्यू एल निकालना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो कि सरफेस एरिया कौन सा लेना है, दूसरी बात फोर्स कौन सा लेना है, ये दोनों मैटर करेंगे यहाँ पे। अब देखिए, सॉरी, इसमें मैं एक सरफेस लेने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर होते रहिए। पिंक कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ। एक ये हो गया, इस लाइन को ले लेता हूँ मैं, ठीक, इसको मैंने मिला दिया और इस लाइन को ले लिया, ठीक। अब ये आप लोगों को क्लियर हो पा रहा होगा, ये जो मैंने सरफेस लिया हुआ है, एक ऐसे कह सकते हैं क्यूब के बीच में, ठीक। अब इस सरफेस पर हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, सर ये सरफेस बीच वाला है, डायगोनल के क्रॉस सरफेस लिया गया है। अब इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू में देखता हूँ, क्रॉस सेक्शनल व्यू क्या होगा, अगर इसको मैं क्रॉस सेक्शन पर कट करूँ तो क्या होगा, ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा। ये सरफेस हो गया बाहर वाला, इस सरफेस पे जो फोर्स लगा हुआ है वो कुछ ऐसे लगा हुआ है, एफ बाहर की तरफ। ये जो सरफेस मैं जूम कर रहा हूँ उसका फ्रंट जो लेंथ होगा वो ये होगा, और दूसरा वाला क्या होगा, ऐसे। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें जो लेंथ लिया था मैंने वो एल लिया था, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ठीक, चूँकि क्यूब है। अब इसमें निकालना क्या क्या है, जब इस पर फोर्स हम लोग ऐसे लगाएंगे तो देखिए जो बीच वाला सरफेस होगा, मतलब एक सरफेस की लेंथ बढ़ेगी, चूँकि अभी आपने देखा कि इस पर क्या लगता है, टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा तो इस जो बीच वाली एक सरफेस होगी उसकी लेंथ बढ़ेगी। मतलब जैसे मैंने ये सरफेस लिया हुआ, वैसे मैंने एक ऐसे सरफेस ले सकता था मैं इसके एलांग। तो अगर मैं ऐसा सरफेस लेता तो ये वाली सरफेस की लेंथ क्या होगी, इंक्रीज करेगी, और इस सरफेस की लेंथ क्या होगी, डिक्रीज करेगी। मतलब एक सरफेस इंक्रीज कर रहा है और दूसरा वाला सरफेस डिक्रीज कर रहा है, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। अब सरफेस अगर इंक्रीज कर रहा है ये वाला, ऐसे समझिएगा कि अगर ये सरफेस ऐसे इंक्रीज कर रहा है तो इस पर फोर्स कहाँ लग रहा होगा, बाहर की तरफ। और ये फोर्स जनरेट क्यों हुआ, ये रीस्टोरिंग फोर्स होता है। कब, जब हमने एक नॉर्मल फोर्स ऊपर लगाया तब। जब नॉर्मल फोर्स आप ऊपर लगा रहे हैं नॉर्मल डायरेक्शन में, टेंजेंट के डायरेक्शन में, तो उस केस में जो ये हमारा एक डायगोनल है, या कह सकते हैं कि जो हमारा सरफेस है बीच वाला, ये वाला सरफेस क्या होगा, इसकी लेंथ बढ़ रही है। अगर मैं इसको मार्क करना चाहूँ तो रुकिए मैं मार्क कर देता हूँ, ए बी सी डी, इसको मैं बोलता हूँ ई एफ जी एच, ठीक। तो अभी जो मैं सरफेस लिया हूँ कौन कौन सा लिया हूँ, ए ई जी सी। ए ई जी सी सरफेस जो है जो कंप्रेस हो रहा है, ठीक। दूसरा जो सरफेस लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, ए ई सी जी, ये क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, ठीक। जो दूसरा सरफेस होगा वो क्या होगा, बी एफ डी एच, ठीक, बी एफ डी एच। ये वाला सरफेस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक। अब जिस सरफेस को इंक्रीज कर रहे हैं उस पर फोर्स ऐसे बाहर की तरफ लग रहा होगा, और जो सरफेस डिक्रीज कर रहा है उस पर फोर्स अंदर की तरफ लग रहा होगा। ध्यान से समझिएगा इसको, जब आप लोग ऐसे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये वाला हमारा सरफेस इंक्रीज कर रहा है, तो इस पर फोर्स कहाँ लग रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स जस्ट बाहर की तरफ ऐसे लग रहा है, ठीक। ये कॉर्नर मैच कर रहा है, गैप नहीं इसमें। इसी तरह से ये वाला सरफेस क्या होगा, इस पर फोर्स जो लग रहा होगा वो अंदर की तरफ लग रहा होगा या कंप्रेस कर रहा होगा इसको, ठीक। अब देखिए ये एंगल हमारा कितना होगा, 45 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री, ठीक। इसमें एक चीज़ और है, जब ये फोर्स इधर लग रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कि ये वाला जो लेंथ चेंज हो रहा है, तो इस सरफेस पे जो फोर्स लगा होगा क्या होगा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा, यानी कि इसका फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ जाएगा, ये नीचे की तरफ लग रहा होगा, ठीक। एफ इज इक्वल टू एफ डैश में मान लेता हूँ, और यहाँ पर भी क्या लिख देता हूँ, एफ इज इक्वल टू एफ डैश, जहाँ एफ क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखिए यहाँ से तो कन्फर्म है आपको, हमको निकालना क्या है,
स्ट्रेस की वैल्यू, स्ट्रेस निकालने के लिए हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, फोर्स अपान एरिया, ठीक। अब फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो हमारा जो टेंसाइल फोर्स है वो कितना है, ये वाला फोर्स कितना आएगा, तो इधर मैंने अप्लाई किया है एफ, ध्यान दीजिएगा टेंजेंशियल फोर्स जो है ये वाला है, और जो टेंसाइल फोर्स है इसको मैं अगर एक्स मान लूँ, ठीक, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ एंगल कितना बना हुआ है 45 डिग्री। अगर इसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स को मैं ब्रेक करूँ तो एफ की वैल्यू कितनी आएगी, एफ इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स कास 45 डिग्री, कास 45, ठीक। या यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू एफ अपान कास 45 डिग्री, या इसको क्या लिख सकता हूँ, कास 45 की वैल्यू अगेन 1/√2, यानी √2 ऊपर चला जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ एफ। ये ध्यान दीजिएगा कहाँ से निकाल रहा हूँ मैं, ये x क्या है, पान एरिया चाहिए, कौन सा एरिया आएगा, तो एरिया यही वाला आएगा इस सरफेस का, BFDH जो सरफेस होगा इसका, ठीक। अब BFDH सरफेस का एरिया कैसे निकाला जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो एरिया निकालने के लिए जैसे ये सरफेस है, मान लीजिए कि यही वाला सरफेस मैं ले रहा हूँ, EACG सरफेस एरिया दोनों का बराबर होगा लगभग, तो इसका एरिया कितना आएगा, हमको ये डायगोनल पता होना चाहिए, ठीक, और इनटू ये लेंथ, ध्यान दीजिएगा ये वाली डायगोनल की लेंथ पता होनी चाहिए, और ये वाला ऊपर वाला लेंथ साइड का लेंथ, तो साइड का लेंथ तो L कन्फर्म है, लेकिन इस डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, तो यहाँ पे देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, ये डायगोनल है, ये दोनों LL है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस डायगोनल की वैल्यू, तो आप L² प्लस L² मतलब हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इंटू बेस स्क्वायर कर निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको मान लूँ D, तो हमारे पास क्या होगा, D² इज इक्वल टू L² प्लस L², यानी D इज इक्वल टू 2L² का स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ऑफ L। ये किसकी वैल्यू हो गई, डायगोनल की, डायगोनल इज इक्वल टू कितना आ गया, स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ऑफ L, ये ध्यान दीजिएगा। अब डायगोनल ये हो गया, और एक तरफ का लेंथ कितना है, L के बराबर, यानी इस सरफेस का एरिया कितना आ जाएगा, A की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी स्क्वायर रूट 2L इंटू L, यानी कि स्क्वायर रूट 2L², ये आ जाएगा एरिया की वैल्यू। ध्यान से समझिएगा ये दोनों चीज़ें, हमको एरिया निकालनी थी, एरिया का वैल्यू निकाल लिया, टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू निकाली थी, तो टेंसाइल स्ट्रेस निकालने के लिए हमको क्या चाहिए था, फोर्स, टेंसाइल फोर्स, तो मैं टेंसाइल फोर्स निकाला हूँ, स्ट्रेस लिख दिया यहाँ पे, टेंसाइल फोर्स, ठीक। तो टेंसाइल फोर्स की वैल्यू ये हो गई, और टेंसाइल एरिया जो एरिया था उसकी वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। अब हमको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेस, तो टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ मैं लिख देता हूँ बगल में, टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपान एरिया, यानी फोर्स की वैल्यू स्क्वायर रूट 2F अपान एरिया की वैल्यू स्क्वायर रूट 2L², स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, F अपान L², यानी टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ गई, F अपान L², ये ध्यान दीजिएगा। इस सरफेस से जो हमने निकाला टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस को निकालने के लिए हमने क्या क्या निकाला, टेंसाइल फोर्स और टेंसाइल फोर्स इनटू एरिया, तो एरिया ये निकल गया, टेंसाइल फोर्स ये निकल गया, दोनों से वैल्यू पुट किया इसमें, तो क्या आ जाएगा, F/L²। अब देखिए इसी तरह से अगर आप लोग कंप्रेशनल स्ट्रेस निकालेंगे तो उसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, इस यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ पेज को शिफ्ट करके, ये चूँकि फिगर की जरूरत पड़ेगी हमको अभी, सिमिलरली करके मैं ही लिख दे रहा हूँ, क्या आ जाएगा हमारे पास, कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, F/L²। तो हमको क्या मिल गया, कंप्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू F/L², ठीक। अब इसमें नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, ये ध्यान दीजिए, ठीक। तो नॉर्मल स्ट्रेस की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपान एरिया, तो जो फोर्स लगाया गया वो F लगाया ही गया है, और इस एक सरफेस का एरिया कितना है, ये मैंने भी बताया कि जो सरफेस का एरिया होगा वो L² के बराबर होगा, तो यहाँ से जो नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है वो कितना आ रहा है, या नॉर्मल स्ट्रेस ना करके किसी को हम लोग क्या कहें, शियर स्ट्रेस, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शियर स्ट्रेस, तो शियरिंग स्ट्रेस कर सकते हैं, या शियर स्ट्रेस कितना आएगा,
क्योंकि आप लोगों को दिखाना क्या है, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F/L²। ठीक, फोर्स टेंजेंशियल फोर्स ही हो गया और एरिया क्या है, L² के बराबर ही है। तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू भी कितनी आ गई, F/L² के बराबर। इसी तरह से कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू भी कितनी है, F/L², और टेंसाइल स्ट्रेस भी कितना आ गया, F/L²। तो यहाँ जो थ्योरम कह रहा है, थ्योरम में क्या पूछा गया, देखिए ध्यान से, यहाँ प्रूफ करने के लिए कहा गया, इसमें क्या प्रूफ करना के लिए कहा गया है, इक्विवेलेंस ऑफ शियर स्ट्रेस टू अ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक, तो टेंसाइल स्ट्रेस मैंने निकाल दिया, कंप्रेसिव स्ट्रेस निकाल दिया, दोनों की वैल्यू F/L² आ गई। ठीक, और एट राइट एंगल्स टू ईच अदर एंड ईच वन इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस। ईच वन इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस कहने का मतलब क्या है कि दोनों की वैल्यू शियर स्ट्रेस के बराबर होनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं नीचे कि जो दोनों की वैल्यू आई हुई है शियर स्ट्रेस के बराबर आ रही है। ठीक, F/L² के बराबर शियर स्ट्रेस भी है, तो दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू भी शियर स्ट्रेस के इंडिविजुअल वैल्यू के बराबर है, शियर स्ट्रेस के वैल्यू के बराबर है। एक चीज़ और कहा गया कि ये दोनों राइट एंगल्स पे हों। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिए कि अगर ये हमारा जो शिफ्ट है, अपर सरफेस का शिफ्ट थीटा बहुत कम हो, तो जो हमारा एक ये सरफेस मैंने लिया हुआ है ये वाला, और जो दूसरा सरफेस आएगा BFDH, इन दोनों ही सरफेसेस को अगर देखा जाए तो ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि 90 डिग्री पे होंगे या राइट एंगल्स पे होंगे। ठीक, तो राइट एंगल्स पे है तो उसी केस में क्या निकल रहा है, ये हमारा F/L² के बराबर आ रहा है। इस तरह से आप लोग दोनों थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। तो दूसरे थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपको दो फिगर बनानी पड़ेगी, ये दोनों बना करके यहाँ से आपको बताना पड़ेगा कि टेंसाइल इज फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। तो टेंसाइल फोर्स की वैल्यू मैंने ये निकाला हुआ है, टेंसाइल फोर्स की जो वैल्यू है वो कितना निकाला हुआ है, मैंने ये निकाला हुआ है। ठीक, तो पहले आप लोग टेंसाइल फोर्स निकाल लीजिए, उसके बाद उसका एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया निकालने के लिए क्या किया है मैंने, पहले डायगोनल कर सकते हैं, इसका फ्रंट व्यू का डायगोनल निकाला, डायगोनल से एरिया निकाल दिया, तो एरिया ये आ गया हमारे पास। और दोनों को उठा के पुट कर दीजिए, फार्मूला आपके पास है टेंसाइल स्ट्रेस का, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया जब करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, वही मैंने सॉल्व किया हुआ ऊपर यहाँ पे, फोर्स अपॉन एरिया, तो √2F अपॉन √2L² आ गया, F/L² यहाँ से प्रूफ होता है। ठीक, कंप्रेसिव के लिए आप लोग सिमिलरली करके सीधे लिख दीजिए, करने की जरूरत ही नहीं है, या आप लोग कंप्रेसिव ही निकालिए, टेंसाइल के लिए सिमिलर करके लिख दीजिए, दोनों कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं। उसके बाद शेयरिंग स्ट्रेस आपको बताना पड़ेगा, ये तीनों एक दूसरे के प्रूफ हो गए। तो ये कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आया हुआ है, हो सकता है कि इस बार रिपीट भी कर सकता है, तो मैं गारंटी तो नहीं लूँगा, लेकिन हाँ चांसेस कम है इसके आने के। जैसे पहले मैंने कराया हुआ है तीसरा वाला, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक, अब की बार इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसको थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। तो ये रहा आज का हमारे दो थ्योरम्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या कवर करेंगे, तो इसमें एक जो रिलेशन आता है वो बार बार पूछा गया है 3 नंबर में, जिससे y के ईटा सिग्मा में रिलेशन मैंने बताया था। तो y के ईटा सिग्मा में जो रिलेशन है वो भी पूरा एक लेक्चर बन जाएगा हमारा, तो उसमें को मैं अगले लेक्चर में देने वाला हूँ, क्योंकि उसमें से हर साल एक 60 नोट तो आया ही आया है। 3 नंबर का एक 60 नोट हर साल आया हुआ है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। उसके साथ साथ एक क्वेश्चन, चाहे ये थ्योरम पूछे चाहे उसके बाद वाला दूसरा वाला थ्योरम पूछे, दोनों थ्योरम के साथ एक क्वेश्चन वही रिलेशन से पूछा हुआ है। ठीक, तो 3 नंबर का थ्योरम आता है और 3 नंबर का वो रिलेशन आता है। तो अगला लेक्चर हम लोग उस रिलेशन पे लेंगे। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।